नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्री शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद श्री सर में। दोस्तों, हिंदी के प्रीवियस पार्ट में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने शब्द परिचय में काफी सारी बातचीत कर ली है। विकारी शब्द के 4 भाग आप लोग देख चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के रूप में। आज हम लोग प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार का जो दूसरा भाग है, अविकारी शब्द या अव्यय शब्द, उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका अविकारी शब्द। अविकारी शब्द है ना। अविकारी शब्द क्या होते हैं? तो वह शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अविकारी या अव्यय शब्द, है ना। अर्थात कोई सी भी लिंग हो, कोई सा भी काल हो, कोई सा भी कारक हो, कोई सा भी वचन हो, लेकिन उन अमुक शब्दों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं अविकारी शब्द या अव्यय शब्द, है ना। तो आइए दोस्तों, जरा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कैसे होते हैं अविकारी शब्द। तो देखो जरा, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वही होते हैं क्रिया विशेषण, और उन्हीं को कहते हैं अविकारी। लेकिन केवल क्रिया विशेषण अविकारी नहीं होते हैं। अविकारी शब्दों में टोटल हमको कितने पढ़ने हैं? 5 पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं? तो सबसे पहला जो हमको पढ़ना है वो है आपका क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा जो हमें इसका खंड पढ़ना है वो है आपका संबंध बोधक अव्यय। तीसरा जो यहाँ पे हमें देखना है इसका भाग, वो है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा पार्ट यहां पे हम देखेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। पांचवा जो पार्ट यहां पे हमें देखना है वो है आपका निपात अव्यय। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई बात कि प्रमुख रूप से हमारे अव्यय कितने हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिए कौन से 5 हैं जो अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इस समय जो ट्रेंड में है वो आपका क्रिया विशेषण और निपात अव्यय है, सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। इनके अंतर्गत आने वाले जितने भी शब्द होते हैं उन समस्त शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी है और इसी से इसकी डिफिनेशन क्लियर हो जाती है। तभी इन्हें कहते हैं अव्यय, है ना, जिनमें किसी प्रकार का व्यय ना हो, है ना। तो अब हम चलते हैं इनमें 1 बाय 1 चर्चा करते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीजें पढ़नी है हमको। सबसे पहले बात करते हैं क्रिया विशेषण अव्यय की। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि क्रिया विशेषण अर्थात वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। कैसे? जरा देखिए, गीता सुंदर लिखती है ना। अब इजिली आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्रिया क्या है। तो ये आपकी क्या हो गई? क्रिया। और इस क्रिया की विशेषता क्या है? सुंदर। तो यहाँ पे जो सुंदर शब्द है हम कह सकते हैं किस रूप में है? क्रिया विशेषण के रूप में है। अब आप यहाँ कोई सा भी लिंग, कोई सा भी वचन, कोई सा भी काल, कोई सा भी कारक कर रख के देख लीजिए, लेकिन इस सुंदर शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं होने वाला। और यही परिवर्तन ना होना ही इन्हें अपने आप में क्या बना देता है? अलग बना देता है, जिसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, है ना। जैसे रोहन तेज दौड़ता है। अब यहाँ पे दौड़ना क्रिया है और इसकी विशेषता क्या है? तेज। मतलब रोहन कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। अब ये जो तेज है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सीता तेज दौड़ती है, रोहन तेज दौड़ता है, बच्चे तेज दौड़ते हैं, बच्चा तेज दौड़ेगा। लिंग, वचन, काल, कारक कोई भी परिवर्तन आप करके देख लें, लेकिन इस तेज में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? क्रिया विशेषण अव्यय, है ना। अब क्रिया विशेषण अव्यय के भी होते हैं 4 भेद, है ना। तो अब 1 बाय 1 हम लोग बात करेंगे कि क्रिया विशेषण अव्यय के कौन से 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम वो भेद की बात करें तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, है ना। इसी को कहीं कहीं पे लिखा होता है विधिवाचक क्रिया विशेषण। तो ध्यान रखिएगा, रीतिवाचक विधिवाचक सेम है ना।
अब जरा देखिए इसकी परिभाषा क्या कहती है। इसकी परिभाषा कहती है कि क्रिया की वह विशेषताएं जिससे क्रिया के घटित होने की विधि का वर्णन मिलता है, अर्थात ऐसी विशेषताएं जिनसे हमें यह पता चले कि क्रिया जो घटित हो रही है वो कैसे घटित हो रही है। सपोज एक क्रिया है और वो क्रिया क्या है, लिखना है ना। अब ये लिखना तो क्रिया हो गई, ये कैसे घटित हो रही है, तेज लिखा जा रहा है, धीरे लिखा जा रहा है, सुंदर लिखा जा रहा है कि भद्दा लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारे उदाहरण हैं ये सब किसके हैं, रीतिवाचक या विधिवाचक क्रिया विशेषण के। वह क्रिया की वह विशेषताएं जो क्रिया के घटित होने की विधि का वर्णन करती हैं, क्या कहलाती हैं, रीतिवाचक या विधिवाचक क्रिया विशेषण कहलाती हैं। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। मोहन तेज दौड़ता है, यहाँ पे दौड़ना क्रिया है और ये क्रिया घटित कैसे हो रही है, तो तेज घटित हो रही है, अर्थात क्रिया की विधि का वर्णन मिल रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, है ना। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पढ़ा नहीं होता इसलिए एग्जाम में गलत हो जाता है। बाकी ऐसी कोई इतनी टेक्निकल चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए। अगली अगर हम बात करें तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बाद आता है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या कहती है, तो क्रिया की वह विशेषताएं जो क्रिया के घटित होने के स्थान का वर्णन करती हैं। विशेषता किसकी बताएंगी, क्रिया की बताएंगी, लेकिन उस विशेषता में वर्णन किया जाएगा, तो उस विशेषता में वर्णन किया जाएगा कि वह क्रिया कहाँ घटित हो रही है, उसके स्थान का बोध होता है। ऐसी क्रिया की विशेषताएं क्या कहलाती हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाती हैं। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, फिर से सुन लीजिए। क्रिया की वह विशेषताएं जो क्रिया के घटित होने के स्थान के संबंध में जानकारी देती हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाती हैं, है ना। अब देखिए अगर इसके उदाहरण हमें देखना है तो कैसे देख सकते हैं हम जरा। दादाजी अंदर बैठे हैं, या कह सकते हैं भीतर बैठे हैं, है ना। तो ये जो अंदर है, भीतर है, ऊपर है, बाहर है, चबूतरा है, बरामदा है, कमरा है, ये किसका बोध कराते हैं, हमें स्थान का बोध कराते हैं, है ना। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, क्रिया क्या है, पढ़ाना, और वह क्रिया घटित कहाँ हो रही है, कक्षा में घटित हो रही है। तो देखिए यहां से कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि क्रिया के घटित होने के स्थान के संबंध में जानकारी मिले तो वो क्या कहलाते हैं, आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर है ना। इसी प्रकार मेहमानों को भीतर बिठाइए, तो बिठाना यहाँ पे क्रिया है, और कहाँ बिठाना है, भीतर बिठाना है, मतलब क्रिया के घटित होने के स्थान की जानकारी मिल रही है ना। बाहर बहुत जोर बारिश हो रही है, बारिश कहाँ हो रही है, बाहर हो रही है, तो क्रिया के घटित होने का स्थान वर्णित हुआ, है ना। ये होता आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला जो भाग आता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, है ना। तो देखिए काल का अर्थ क्या होता है, सामान्यतः हिंदी में काल को हम लोग समय के रूप में जानते हैं, है ना। तो क्रिया की वह विशेषताएं जो क्रिया के घटित होने के समय का बोध कराती हैं, जो क्रिया के घटित होने के समय का बोध कराती हैं, उसे कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण, है ना। क्रिया की वह विशेषताएं जो क्रिया के घटित होने के समय का बोध कराएं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कैसे, देखो जरा, मोहन प्रातः काल जाएगा, इसमें क्रिया क्या है, जाएगा, लेकिन कब जाएगा, उसके समय का बोध कौन करा रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण। दादाजी सुबह टहलने जाते हैं। क्लियर है ना। अब देखिए जरा, दादाजी टहलने जाते हैं, टहलना क्रिया है, लेकिन इसके समय का बोध हो रहा है,
क्या, सुबह, है ना। तो वह क्रिया की विशेषताएं जिनसी क्रिया के घटित होने के समय का बोध हो। दोस्तों यहाँ पे एक चीज गौर करिएगा, कभी उदाहरण आज, कल, परसों, नरसों, अगले साल, पिछले साल, ऐसा कोई उदाहरण बन जाए वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, है ना। कोई कह दे मैं कल आऊंगा, तो यहाँ पे आऊंगा क्रिया है, उसकी विशेषता कल आऊंगा, आज नहीं आऊंगा, कल आऊंगा, मतलब समय का बोध हो रहा है कि वह क्रिया कब घटित होगी, कल घटित होगी, है ना। तो ये होते हैं आपके कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण के बाद हम आते हैं तो मिलता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया, परिमाण मतलब क्या होता है, माप तौल, है ना। तो यहां पे क्या होता है, देखिए कई बार आपने ऐसा देखा, सपोज कि पानी है, इसमें क्रिया क्या है, इसमें क्रिया क्या है, तो अब आप सोच रहे होंगे क्रिया क्या है, इसमें है क्रिया है। अंग्रेजी में जब आप पढ़ते हैं तो इज की फॉर्म बनती है क्या, बीइंग बनती है, वो इसीलिए बनती है ना। सपोज मेरा नाम श्रेय शुक्ला है, इसमें क्रिया क्या है, माई नेम इज श्रेय शुक्ला। यहां पे जो इज है वो किसके रूप में काम करता है, क्रिया के रूप में काम करता है, ठीक है। तो अब देखिए कई बार क्या होता है, थोड़ा, कुछ, कम, बहुत, अधिक, इस प्रकार से शब्द लगा के क्रिया की विशेषताएं बता दी जाती हैं, है ना। जैसे राम ने थोड़ा खाया, आज बहुत ओले पड़े। ये जो थोड़ा, बहुत, कुछ, अधिक, कम, इस प्रकार के जो शब्द हैं, जब ये क्रिया की विशेषता के लिए लिखे जाते हैं, क्रिया की विशेषता के रूप में वर्णित किए जाते हैं, या कह सकते हैं कि हम प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो जब इनका प्रयोग ऐसे किया जाता है कि मानो ये क्रिया की विशेषता बता रहे हों, उस कंडीशन में इसे हम कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ध्यान रखिएगा, है ना। ये क्या होते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर। अब देखिए यहां से क्रिया विशेषण के 4 भेद हम लोगों ने पढ़े। रीतिवाचक या विधिवाचक सबसे पहला, रीतिवाचक विधिवाचक में क्रिया के घटित होने की विधि का वर्णन होता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कौन सा, तो दूसरा हमने पढ़ा कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के घटित होने के समय का बोध हो। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध हो। फिर उसके आगे आए तो हम लोगों ने पढ़ा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें मात्रा या थोड़ा, कुछ, बहुत, कम, इस प्रकार के शब्दों से क्रिया की मात्रा का बोध हो, है ना। अब उसके बाद आएंगे तो क्रिया विशेषण के बाद अगला आपको जो हमने बताया अव्यय का भाग, कौन सा, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, है ना। देखिए इसके लिए क्या होता है, इसके लिए सबसे ज्यादा जो शब्द यूज किए जाते हैं, के पास, से दूर, के नीचे, के ऊपर, के निकट, इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, जो संबंध बोधक अव्यय होते हैं, ये किसी एक शब्द का या कह सकते हैं कर्ता का क्रिया से संबंध दर्शाने के लिए संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे नदी के किनारे आश्रम है, यहाँ पे क्रिया को क्या है, तो यहाँ पे क्रिया है क्रिया है, आश्रम का वहां पे होना क्रिया है। अब उसकी विशेषता क्या है कि वो नदी के किनारे है, तो अब चूंकि नदी तो संज्ञा हो गई, लेकिन ये जो के किनारे लगाया ये क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। उस अमुक चीज को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, संबंध बोधक अव्यय का। छत के ऊपर मोर नाच रहा है ना। इसी तरह पेड़ के नीचे बच्चे खेलते हैं, तो के पास, के दूर, घर के पास मंदिर है, घर के निकट तालाब है, गांव के निकट आश्रम है। तो जब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, आपके संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों।
संबंध बोधक अव्यय के बाद अगला जो भाग हमने बताया आपको वो है समुच्चय बोधक अव्यय, है ना। समुच्चय बोधक अव्यय, है ना। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? तो एक या एक से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में कंजंक्शन का यूज जैसे होता है वैसे यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय होता है। तो इसमें देखिए कौन कौन से शब्द आते हैं? और, तथा, या, वा, एवं, है ना, के अलावा, या ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनसे हम क्या करते हैं? वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। एक के साथ एक से अधिक वाक्य जोड़ने के लिए हम क्या कर लेते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। सोहन लखनऊ गया और सॉल ले आया। तो एक वाक्य था सोहन लखनऊ गया, दूसरा वाक्य था सॉल ले आया, दोनों को जोड़ना है तो संयोजक अव्यय का प्रयोग करना पड़ा। हमने और लगा दिया और यहाँ पे और किसका काम करता है? समुच्चय बोधक अव्यय का काम करता है। तो एक या एक से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन संयोजक, जिन योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही हम समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों? आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। पहली चीज तो एक क्वेश्चन आता है पूरे टॉपिक में से, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इतना टेक्निकल टॉपिक नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट किया जाए। उससे ज्यादा टाइम तो मैं कहूंगा आप संज्ञा सर्वनाम पे दीजिए। अगर एक टेक्निकल क्वेश्चन आ गया तो आपको हिलाने के लिए पर्याप्त होता है, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन बन गया वहां से, तो है ना। अब चौथा जो यहाँ पे प्रकार आता है वो आता है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है? देखिए निपात की और विस्मयादि बोधक अव्यय की डिफिनेशन में बहुत थोड़ा सा अंतर है ना। एक वाक्य के बीच में आता है और एक वाक्य के पूर्व में आता है। तो जो विस्मयादि बोधक है ये वाक्य से पूर्व आता है, जबकि जो आपका निपात अव्यय है वो वाक्य के मध्य में आता है। जरा देखिए इनकी परिभाषा क्या होती है। तो वह शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता, वह शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता परंतु वह वाक्य के पूर्व प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, कहीं कॉपी किताब में आपको इस प्रकार की परिभाषा नहीं मिलेगी, और गंदी लैंग्वेज मतलब खराब लैंग्वेज लिखी होती है जो आपको समझ में इजीली नहीं आएगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा वह शब्द जो जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता परंतु वह वाक्य के पूर्व प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं, है ना। कैसे होते हैं यह शब्द? तो देखो जरा, अरे, अच्छा, आहा, अहो, ओहो, आहा, इस प्रकार के जो शब्द हैं जब ये एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ अर्थात विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ किसी वाक्य के पूर्व में प्रयुक्त हो जाते हैं तो विस्मयादि बोधक अव्यय के रूप में काम करते हैं, है ना। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, एक एक चीज यहां से क्वेश्चन आता है। विस्मयादि बोधक, निपात और क्रिया विशेषण, ये याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे कई बार हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा वह मर गया, तो मेन सेंटेंस था वह मर गया, लेकिन उसके अर्थ में विशिष्टता लाने के लिए हमने किसका प्रयोग कर दिया? वाक्य से पूर्व अच्छा, किसके साथ? एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ, विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ। तो दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, वह शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता परंतु वह वाक्य के पूर्व में प्रयुक्त होकर अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। चलते हैं आज की एकदम अंतिम बात में, आखिरी बात करने वाले हैं आज की, तो वो है आपका 5वां नंबर जिसे कहते हैं निपात अव्यय। निपात अव्यय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। अभी सीटेट टेट एग्जाम में ये पूछा गया था और वही पूछा गया था जो क्लास नोट्स में जिन स्टूडेंट्स ने हमसे पढ़ा है उनके क्लास नोट्स में मैंने बताया था कि 4 याद रखिएगा, तक, तो, से,
ही, भी, और भी का निपात लास्ट एग्जाम में पूछा गया है ना। देखिए जरा, जैसा आपने विस्मयादि बोधक अव्यय पढ़ा है, सेम यही परिभाषा है, बस अंतर इतना होगा कि जो विस्मयादि बोधक अव्यय है वो वाक्य से पूर्व आता है, जबकि निपात अव्यय वाक्य के मध्य में प्रयुक्त होता है। वह शब्द जो वाक्य, जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता परंतु वाक्य के मध्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं, दैट इज कॉल्ड निपात अव्यय। वो क्या कहलाएंगे? निपात अव्यय कहलाएंगे। जब किसी बात को हमें फोर्सफुली कहना हो, उस पर प्रेशर देना हो, उसे प्रभावी बनाना होता है, अर्थ में विशिष्टता लानी होती है, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। हम तो कल से ही कह रहे हैं, तो यहाँ पे जो ही हम लगा रहे हैं, जो से हम लगा रहे हैं, वो किस रूप में लगा रहे हैं? निपात अव्यय के रूप में लगा रहे हैं। तब भी काम नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो हम भी लगा रहे हैं वो उसको फोर्स करने के लिए लगा रहे हैं। तो ऐसी जो स्थितियां होती हैं किसी भी वाक्य में, वो किस रूप में प्रयुक्त होते हैं? ये शब्द निपात अव्यय के रूप में। एक बार पुनः परिभाषा दोहरा रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा जो नोट्स बना रहे हैं, कि वह शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता परंतु वाक्य के मध्य में प्रयुक्त होकर, मध्य में ध्यान रखिएगा दोस्तों, निपात अव्यय मध्य में और विस्मयादि बोधक पूर्व में, है ना। वाक्य के मध्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं, क्या कहलाते हैं? निपात अव्यय कहलाते हैं, है ना। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। दोस्तों हमारा उद्देश्य ये नहीं होता कि हम वीडियो को 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की पढ़ाएं। हमारा उद्देश्य ये होता है कि कैसे कम शब्दों में, कैसे संक्षिप्त रूप में, कैसे सरल भाषा में आप तक हम उस विषय को, उस टॉपिक को आप तक पहुंचा पाएं, है ना। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो एक कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।